आज का अपना हेडिंग है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसमें सबसे पहले है इसका शासनकाल काफी इंपोर्टेंट है, कब से कब रहता है। तो 1177 से 1192 के मध्य इनका शासनकाल रहता है। तो यहां चर्चा कर रहे हैं अपन शासनकाल की। शासनकाल 1177 से लेकर 1192 के मध्य इनका शासनकाल रहा। अब इनके जन्म की बात कर लेते हैं। इनका जन्म 1166 में होता है अहिल्या पाटन नामक स्थान पर, जो कि गुजरात में है। तो यहां बात की है जन्म की। जन्म हुआ है अहिल्या पाटन नामक स्थान गुजरात में। तो ये जन्म स्थान हो गया। पूछे कि इनका जन्म कब, तो 1166 में इनका जन्म होता है। जन्म कब हो रहा है? 1166 में इनका जन्म हो रहा है। फिर है इनके पिता कौन हैं, तो सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान। अब आप सोच रहे होंगे क्या इनके माता और पिता याद रखना जरूरी है? नहीं, बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है। पूछे हुए हैं, पिता को पूछ लिया। पहले मां को पूछ रहा था, तब मैं कहता था माता याद रखो। अब पिता भी पूछने लगे तो पिता भी याद रखो। सोमेश्वर चौहान। माता का नाम है कपूरी देवी। कपूरी देवी है, ये इसकी माता है। तो माता और पिता दोनों याद रखना है। अब इसका राज्याभिषेक करवा देते हैं अपन। किसका राज्याभिषेक? पृथ्वीराज चौहान का। तो राज्याभिषेक होता है 1177 में। अब आप देखो 1166 में तो इनका क्या हो रहा था? जन्म हो रहा था। 66 में इनका क्या हो रहा था? जन्म हो रहा था। और फिर देखो जन्म 66 में हो रहा है इनका और राज्याभिषेक 1177 में हो रहा है। तो यहां देखिए कितने साल हो रही है? 11 वर्ष। तो 11 वर्ष की अवस्था में इसका राज्याभिषेक, 11 वर्ष की अवस्था में इसका राज्याभिषेक होता है। 11 साल। अब 11 साल का कोई बच्चा है, तो 11 साल का कोई बच्चा है, तो क्या 11 साल का कोई बच्चा जो हो तो उसको शासक बनने की योग्यता होती है? क्या 11 साल का बच्चा शासन संभाल सकता है? साले कपड़े नहीं संभाल है, 11 साल का शासन कैसे संभालेगा? इसलिए क्या हुआ, इसकी माता कपूरी देवी इसकी संरक्षिका बनी। तो इसकी संरक्षिका कौन बनती है? संरक्षिका कपूरी देवी बनी। कपूरी देवी। वैसे भी एक बात जानते हो, बाप मरने के बाद में बच्चे की लालन पालन की जिम्मेदारी किसके पास आ जाती है? मां के पास आ जाती है। इसलिए माता कपूरी देवी जो है इसकी क्या बनी? संरक्षिका बनी। फिर देखो ये संरक्षिका बनी, मतलब ये शासिका बनी। तो पहली हिंदू शासिका पूछे तो क्या बताओगे? पहली हिंदू शासिका तो कहना कपूरी देवी है। कपूरी देवी है। यह प्रश्न कभी नहीं आया। प्रश्न ये आता है कि भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन है? रजिया सुल्तान। पहली मुस्लिम शासिका, पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। इसका थोड़ा सा कार्यकाल भी याद रख लेना, 1236 से लेकर 1240 तक। 1236 से लेकर के 1240 तक इसका क्या रहा है? शासनकाल रहा है। 36 है तो 36 से 40 तक रजिया सुल्तान भारत की क्या रही? शासिका रही। और वो भी कौन सी? मुस्लिम शासिका। चलो अब पृथ्वीराज की दो उपाधियों की चर्चा करेंगे। एक तो राय पिथौरा की उपाधि है और एक दल कुंगल। राय पिथौरा का जो अर्थ होता है वो होता है दुर्गों का अंतिम हिंदू रक्षक, जबकि दल कुंगल का अर्थ होता है वैश्व विजेता। तो दो उपाधियों की बात करेंगे अपन। उपाधि, उपाधि है एक दल
पुंगल की। दल पुंगल का अर्थ होता है वेसव विजेता। एक जो है राय पिथोरा, राय पिथोरा, और इस राय पिथोरा का जो अर्थ होता है दुर्गों का अंतिम हिंदू रक्षक, दुर्गों का अंतिम हिंदू रक्षक, हिंदू रक्षक। अब एक प्रश्न या दो उपाधि की बात हो गई। एक इसने दुर्ग बनाया था पृथ्वीराज चौहान ने, पिथौरगढ़। कौन सा दुर्ग बनाया इसने? तो ध्यान रखना, एक दुर्ग बनाया था पिथौरगढ़ दुर्ग। तो ये पिथौर दुर्ग किसने बनाया है? पृथ्वीराज तृतीय ने बनाया है। अब देखो यहां क्या होता है कि शासन वास्तव में चला कौन रही है? कपूरी देवी चला रही है, क्योंकि ये तो छोटा बच्चा था। अब ये कपूरी देवी के बारे में एक प्रश्न है कि कपूरी देवी कौन थी? प्रश्न ऐसा है कि कपूरी देवी कौन? भाई ये तो पता है मां है, लेकिन किसकी पुत्री थी ये? तो दिल्ली के शासक अनंगपाल की पुत्री थी। दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। तोमर की पुत्री थी अनंगपाल तोमर के। अनंगपाल तोमर के कोई पुत्र नहीं था, लड़का नहीं था। जब किसी के संतान नहीं हो तो क्या लेते हैं? गोद लेते हैं। तो गोद लिया गया, पृथ्वीराज चौहान को गोद लिया। और गोद किसने लिया? अनंगपाल तोमर ने। अब बताओ अनंगपाल तोमर का पृथ्वीराज लगता क्या है? रिश्ते में क्या लगता है? द्वैता लगता है। क्या लगता है? द्वैता। तो द्वैता को गोद ले लिया और क्या बना दिया? शासक दिल्ली का। अगर प्रश्न पूछे दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो पृथ्वीराज तृतीय। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक तो क्या कहोगे आप? पृथ्वीराज चौहान कहना। चलो जी, ये कुछ बेसिक सी बातें देख ली। अब पृथ्वीराज की शादी करवाते। शादी, इसकी शादी हुई थी सहयोगिता के साथ में। किसके साथ में? सहयोगिता के साथ में शादी हुई थी। और कैसा विवाह था? गंधर्व विवाह था। विवाह कैसा है? गंधर्व विवाह था। गंधर्व विवाह क्या होता है? तो हाँ, उठा ले जाऊंगा मैं तुझको, तेरे बाप के घर से उठा ले जाऊंगा, तेरी माँ के घर से है ना वो, तो इसको उठा के ले जाता है। उठा के क्या? देखो एक छोटी सी कहानी है। कहानी क्या है? ये पृथ्वीराज चौहान तो अपने राजस्थान का है। देखो मैं इंडिया का एक छोटा सा मैप बनाऊं एक बार। ये अपना भारत है, यहां पर ये अपना राजस्थान है, यहां पर क्या है? दिल्ली है। यहां पर एक स्थान है कन्नौज। क्या है? कन्नौज। कन्नौज का एक शासक था जयचंद गढ़वाल। ठीक है। और इसी जयचंद गढ़वाल की पुत्री कौन है? सहयोगिता इसकी पुत्री है। पृथ्वीराज चौहान अपने अजमेर से हैं, तो पृथ्वीराज चौहान यहां चला गया। कहां चला गया? दिल्ली आ गया पृथ्वीराज चौहान। ये दिल्ली आ गया तो ये जो लड़की है कौन सी? सहयोगिता, ये भी कहां आ गई? दिल्ली आ गई। मामक है। देखो हो सकता है मैं, मेरी से गलती भी हो सकता हूं। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि 90% चाहे लड़का हो चाहे लड़कियां ननिहाल में रहती है ना, मामा के बिगड़ जाए, माँ का लाडला बिगड़ जाता है। तो नाराज होने की जरूरत नहीं है। कोई मामा गिरी हो सोचे भाई सर ये क्या कह रहे हो, पर लेकिन 90% है, 10% ही सुधरते हैं। क्यों बिगड़ते हैं? क्योंकि वहां पर उनको आजादी ज्यादा मिलती है, छूट ज्यादा मिलती है। और कभी भी बच्चे को ज्यादा छूट दे देते हैं तो क्या कर लेते हैं? बिगड़ जाते हैं। अभी कल क्या अखबार आपने पढ़ा होगा, एक 9th क्लास में पढ़ने वाली लड़की ने सुसाइड कर लिया। पापा ने धमका दिया कि सारे दिन 15-15 घंटे वो मोबाइल चला रही है लड़की।
तो ज्यादा मोबाइल बच्चों को नहीं दिया जाए। क्या दिया जाए? संस्कार दिए जाए उन्हें। तो ये दोनों वहां दिल्ली में रहने लगे, ननिहाल में, दोनों को छूट मिल गई और दोनों के क्या हो गया? लव हो गया। वो क्या होता है कि 7 सेकंड से ज्यादा देख लेना ऐसे किसी आंखों में आगे डाल के तो मामला गड़बड़ हो जाता है। 7 सेकंड से ज्यादा देख लिया एक दूसरे को, दोनों ने एक दूसरे को चिट्ठियां दे दी। उस जमाने में चिट्ठियां चलती थी, आजकल तो नंबर चलते हैं, शाम ने 100 दिया हम इसको लिए है ना। लेकिन पहले क्या चलता था? चिट्ठियां, चिट्ठियों का आदान प्रदान हो गया साहब। लेकिन प्यार छिपाए नहीं छुपता, एक दिन दुनिया वालों को पता चल जाता है, चाहे कोई कैसा ही आदमी हो, पता चल ही जाता है। तो प्यार छिपाए नहीं छुपता। अब आप पतो लागो, छोरी का बापून पतो लागो, जयचंद गढ़वाल को पता चल गया। जयचंद गढ़वाल जो है अपनी पुत्री को वापस ले आता है कन्नौज, कान पकड़ के ले आता है। तन एक काम तन भेजोगे है, तन पढ़ाई तन भेजोगी लव लपाटा के लिए। तो अब जयचंद गढ़वाल ले आता है। अब आप जानते हो प्यार हो जाता है ना, जल्दी से छूटता नहीं है। तो इस लड़की ने, सहयोगिता ने जिद्दी की कि शादी करूंगी तो केवल किससे? क्योंकि दिल तो पागल है, इसको कहां समझ में आता है, मानता नहीं है ना। और देखो दिल आड़ियों के जैसे माओ से वाला छोरा मड़ बाई मड़, लेकिन यहां खबर से दिल को कहीं का मड़ भी आ जाए। तो यहां अभी इन्होंने यह नहीं सोचा कि रिश्ते में कुछ लगते हैं। तो यहां दोनों का क्या हुआ कि प्रेम चलता रहा और फिर बाद में पिता ने घर ले गया और अपनी पुत्री को समझाता है कि बेटा पूरे हिंदुस्तान के राजाओं को मैं यहां बुला सकता हूं, एक से बढ़कर एक राजकुमार को बुला सकता हूं, मैं स्वयंवर का आयोजन करवा दूंगा। स्वयंवर का मतलब समझते हो? स्वयंवर का निर्धारण करोगे। आप जैसे बैठे हो वैसे बड़े बड़े राजा राजकुमार आकर के बैठ गए, ऐसे बढ़ा दिया ये राजाओं को। और ऐसे राजा बैठे हुए, तभी क्या हुआ कि सहयोगिता को बुलाया गया कि देखो इतने अच्छे अच्छे राजकुमार राजा बैठे हैं, एक से बढ़कर एक राजकुमार है। सहयोगिता आती है, माला लेकर के देखती है, आहा आहा आहा। मतलब सहयोगिता की जो आंखें थी वो पृथ्वीराज को ढूंढ रही थी कि सब आए लेकिन वो कैसे नहीं आए। किसका इंतजार था? पृथ्वीराज का इंतजार था। बार बार बस दरवाजे की तरफ नहीं हारे, 3 राउंड लगा दिया। बैठे बैठे राजकुमार सोचते हैं आपने डलसी, लेकिन किसी के नहीं डला। अचानक सहयोगिता की नजर दरवाजे पर पड़ी और दरवाजे पर पृथ्वीराज चौहान की लोहे की प्रतिमा बना करके लगाया गया था। क्या? लोहे की प्रतिमा बना करके यहां पर लगाया गया था। मतलब पृथ्वीराज को क्या किया गया था? यहां पर अपमानित किया गया था कि तेरी औकात मेरे दरवाजे पर, जहां हम लीतरे खोलते हैं ना, वहां तक की है, घर तक अंदर तक की नहीं है। मतलब द्वारपाल के स्थान पर जो है किसको लगाया गया था? तो पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा को लगाया गया था, लोहे की मूर्ति लगाई गई थी। देखो इसमें एक चित्र है, आप देखो इसमें माला पहना रहा है उसको। ये आप जो देख पा रहे हो पृथ्वीराज चौहान, वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान, और यह है उनकी शादी का सीन। यह है लोहे की वो प्रतिमा, देखो पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगा दी। अब सहयोगिता क्या करती है कि उस मूर्ति को ले जाकर के माला पहना देती है, और जैसे ही मूर्ति को माला पहनाती है, आप जैसे जो राजकुमार राजा थे वो क्रोधित हो जाते हैं और जयचंद गढ़वाल को डांटते हैं कि अरे पहले से तेरे लड़के का और कहीं ताका था तो फिर हमें यहां को बुलाकर अपमानित किया है। भाई पहले से ही था तो हमें क्यों अपमानित किया है? बाहर गाड़ियां काटी भी कौन ने? जयचंद ने खेबा किसी की भाई ऐसे बुला करके अपमानित किया जाए। ऐसे सपने देख रहे थे, वाह यार अपने बड़ा देंगे और पहना कोई नहीं है। तो यहां से सभी राजकुमार और राजा दरबार छोड़ करके चले जाते हैं।
अब चेतन गढ़वाल को खूब क्रोध भी आता है, लेकिन क्या करे भाई, अपनी पुत्री को 2 चाटा देकर के अंदर रूम में बंद कर देता है। अब उन राजकुमारों में कोई आया हुआ था जो पृथ्वीराज का दोस्त था, और बोला अरे भाई तुरंत सूचना दे दी होगी, हालांकि ये तो नहीं चलता था, कैसे भी सूचना दी होगी, कबूतर को भेज दिया होगा, पहले कबूतरी चिट्ठियां लेके जाते थे। तो पृथ्वीराज चौहान को पता चलता है, पृथ्वीराज चौहान आता है वहां से, और वो गाना सुना होगा, तुझको उठा ले जाऊंगा तेरे घर से, तेरे बाप के डर से। तो पृथ्वीराज चौहान आता है और यहां से सहयोगिता का अपहरण करता है, और अपहरण करके फिर क्या करता है, विवाह करता है। इसलिए इसको अपन ने क्या बोला है, गंधर्व विवाह। जो गंधर्व विवाह शब्द बोला था वो इसीलिए अपन ने बोला था। तो इस प्रकार ये जो मैंने कहानी सुनाई, इसको स्वीकार कौन से विद्वान करते हैं, स्वीकार तो देखो स्वीकार करते हैं पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ जो चंद्रवर्दाई ने लिखा था, इसमें इसको स्वीकार किया गया है। इसके अलावा सुरजन चरित्र जो एक चंद्रशेखर विद्वान है उसने लिखा था, उसमें भी स्वीकार किया गया है। और एक है आईनी अकबरी, इसमें भी इस बात को स्वीकार किया गया है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा भी इस कहानी को सत्य मानता। जो मैंने कहानी सुनाई है ना कि हाँ ऐसा हुआ था, सहयोगिता के साथ में लवलपाटा था, इस बात को स्वीकार यहां पर किया गया है। लेकिन संदेह भी प्रकट करते हैं, संदेह डॉक्टर त्रिपाठी और डॉक्टर ओझा। एक तो डॉक्टर ओझा जी, ओझा गौरीशंकर ओझा, और एक कोई त्रिपाठी डॉक्टर है, डॉक्टर त्रिपाठी। तो ये दोनों डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि हमें संदेह है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये अपने अपने मत है, हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग भी ऐसा हो सकता है, मैंने जो कहानी सुनाई आपको लग रहा हो इनकी तरह फालतू की फाप मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा हो सकता है कि आपको इनकी तरह लग रहा हो कि ये कहानी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। कुछ तो था ही, तभी तो इन पर चर्चाएं होती हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हो गई, पृथ्वीराज की शादी की चर्चा हो गई। तो ये पृथ्वीराज की शादी हो गई। चलो अब देखो, पृथ्वीराज जो है उसने एक युद्ध लड़ा है, गुड़गांव का युद्ध। गुड़गांव का युद्ध, गुड़गांव कहां है, हरियाणा में। कहां है भाई, हरियाणा में। कब लड़ा गया था, 1178 में लड़ा गया। 1178 में लड़ा गया, 1178 में। और किनके मध्य युद्ध लड़ा गया है, तो एक तरफ तो अपन पढ़ ही रहे पृथ्वीराज, और एक तरफ है नागार्जुन। नागार्जुन इसका कौन है, चचेरा भाई, चचेरा भाई। अरे भाइयों के बीच में तो कांटा नहीं लड़ाई है, गुड़ता नहीं तो लड़े है, लावण का नहीं लड़े है, गुड़ता नहीं लड़े है, तो गुड़ता नहीं लड़े है दोनों भाई। और आप जानते हो कौन जीतेगा यहाँ, पृथ्वीराज चौहान जो है वो विजय हुआ। फिर है इसने 1182 में बंडा नपू का दमन किया। बंडा नपू का दमन किया किसने, पृथ्वीराज ने। कहां पर किया, तो मथुरा एवं भरतपुर में एक भंडारक जाति है, तो इनका क्या किया, दमन किया। एक युद्ध लड़ा गया है 1182 में, उसका नाम है महोबा का युद्ध। क्या नाम है भाई, महोबा का युद्ध। कब लड़ा गया, तो 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने कौन सा लड़ा है, महोबा का युद्ध लड़ा है। इस महोबा का युद्ध में कौन कौन शामिल थे, तो किन के मध्य लड़ा गया। एक तरफ तो अपन पढ़ रहे हैं पृथ्वीराज चौहान, तो पृथ्वीराज है, और एक तरफ है परमादि देव के मध्य। परमादि देव जो हैं किस वंश का है, तो चंदेल वंश भी याद रखना है, चंदेल वंश का है। इस युद्ध में महोबा में विजय कौन होता है, तो पृथ्वीराज चौहान यहां पर क्या होता है, विजय होता है। तो विजय कौन होता है, पृथ्वीराज चौहान इस महोबा के युद्ध में विजय होता है। चलो जी, अब एक युद्ध पढ़ेंगे अपन, नागौर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, नागौर का युद्ध।
नागौर का युद्ध देखो कब होता है, तो 1184 में ये युद्ध होता है। कब हो रहा है? जो आपका नागौर का युद्ध है कब हो रहा है? 1184 में होता है। और ये युद्ध किन के मध्य लड़ा जाता है? तो एक तरफ तो अपन पढ़ ही रहे हैं पृथ्वीराज चौहान, तो एक तरफ तो कौन है? पृथ्वीराज चौहान, और दूसरी तरफ जो हैं वो थे आपके भीम देव। प्रश्न बनता है ये किस वंश के राजा थे? ये थे चालुक्य वंश के राजा थे। फिर वही बात करेंगे कि यहां भी विजय कौन होता है? पृथ्वीराज चौहान जो है वो यहां पर क्या होता है? विजय। तो ये कौन सा युद्ध हो गया आपका? नागौर का युद्ध हो गया। चलो उसके पश्चात देखो एक युद्ध पढ़ते हैं अपन, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध है, काफी इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है एग्जाम में, वेरी वेरी मोस्ट होता है ये। कब हो रहा है? तो 1191 में युद्ध होता है। दूसरा प्रश्न है इसमें ये याद रखना कि कहां होता है, तो हरियाणा में होता है। कहां होता है युद्ध? हरियाणा में तराइन का मैदान है, वहां पर ये युद्ध होता है। अगला है कि किन के मध्य होता है, तो एक तरफ तो अपन पढ़ ही रहे हैं क्या? पृथ्वीराज, और दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी। जरूरी नहीं है मोहम्मद गौरी लिखा हुआ मिले, सियाबुद्दीन गौरी भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्या लिखा हुआ मिल सकता है? सियाबुद्दीन गौरी के मध्य। अब ये गौरी कहां का शासक था? गौरी कहां का शासक? कहां का शासक है? तो ध्यान रखना गौरी गजनी का था। गौरी कहां का है? तुम्हें ये नहीं लग रहा कि गौरी गजनी का आ रही है? गांव वाली गौरी होती है ना, वो क्या गा रही हो? गजक। गजक से क्या करोगे? गजनी। तो गजनी अफगानिस्तान में। गजनी कहां है? अफगानिस्तान में। यहां का शासक था। अच्छा ये लड़े क्यों? लड़ाई क्यों हुई? क्यों लड़ाई? बैठिंडा को लेकर के लड़े। बैठिंडा है ना, टिंडा को लेकर लड़े। से सोच लो भाई गौरी तो किसके लिए लड़ रही है? टिंडा के। बैठिंडा तो मैं लूंगी, मैं सब्जी बनाऊंगी, तुम बैठिंडा को लेकर के लड़े। यहां भी विजय जो होता है, विजय वो पृथ्वीराज चौहान ही क्या होता है? विजय। खूब पूछा जाता है कि तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजय हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान तराइन के प्रथम युद्ध में क्या हुआ है? विजय हुआ है। ठीक है, तो तराइन के प्रथम युद्ध तक अपन ने चर्चा की है। अब देखो एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं यहां तक का, क्योंकि कहानी लंबी चलने वाली है पृथ्वीराज चौहान की, तो भूल नहीं जाए अपन। देखो सबसे पहले शासनकाल कब से कब तक है? फिर जन्म कहां हुआ था? कब हुआ था? पिता कौन है? माता कौन है? राज्याभिषेक कब होता है? कितनी वर्ष की अवस्था में? 11 वर्ष की अवस्था में। संरक्षिका कौन बनी? कपूरी देवी। पहली कैसी शासिका है? हिंदू शासिका है। तो पहली मुस्लिम शासिका कौन है? रजिया सुल्तान। कब से कब तक रही है? 1236 से 40 के मध्य रही है। फिर दो पादियां कौन सी है? दल पुंगल और दल पुंगल का अर्थ क्या है? राज पिथौरा का। तो आपने देखा कि दुर्ग कौन सा यहाँ पिथौरगढ़ बनाया था। कपूरी देवी किसकी पुत्री थी? देखो दिल्ली शहर अनंतपाल तोमर ने बसाया। आपसे पूछे कि दिल्ली किसने बसाया तो क्या कहोगे? अनंतपाल तोमर ने बसाया था। फिर है दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन है? और पृथ्वीराज की शादी किससे हुई? कैसा विवाह था? संयोगिता कहां की थी? किसकी पुत्री थी? इस शादी वाली बात को सत्य किसने माना है? और इस कहानी पर संदेह प्रकट कौन करते हैं? ओझा और त्रिपाठी साहब। एक गुड़गांव का युद्ध होता है, कब होता है? 1100। कहां हो रहा है? हरियाणा में हो रहा है। किन के मध्य हो रहा है? विजय कौन होता है यहाँ?
पृथ्वीराज 1182 में किनका दमन करता है? कहां पर करता है? महोबा का युद्ध कब होता है? किनके मध्य होता है? परमादिदेव किस वंश के राजा है? चंदेल वंश के राजा। तो विजय कौन होता है यहाँ? पृथ्वीराज यहां पर विजय होता है। नागौर का युद्ध कब होता है? किनके मध्य होता है? भीमदेव किस वंश के राजा है? विजय कौन होता है? तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? कहां लड़ा गया? किनके मध्य लड़ा गया? गोरी कहां का शासक? गजनी कहां है? अफगानिस्तान में। लड़ाई किसको लेकर? बठिंडा। विजय कौन? पृथ्वीराज। यहां पर क्या होता है? विजय होता है। अब देखो यहां युद्ध में क्या हुआ था। कोई दिल्ली का गोविंदराज था। दिल्ली का कौन था? गोविंदराज। तो युद्ध करते करते गोविंदराज और गोरी जो है, कौन? एक तरफ तो कौन आ गया? गोरी आ गया युद्ध करता करता, और सामने कौन आ गया? और गोविंदराज। दोनों आमने सामने आ गई। अब क्या किया कि इसने गोरी ने गोविंद पर हमला किया। किस पर? गोविंद पर। और गोविंद के दांत है वो तोड़ डाले। गोविंदराज क्या तोड़ दिए? दांत तोड़ दिए। दांत तोड़ दिए तो गोविंद को गुस्सा आया और गोविंद ने इसके सिर पर बर्छी से प्रहार किया। बर्छी जानते हो? बाहुबली फिल्म देखी है तो देखा वो पहनते हैं ना केक, नकुला यहां पर ऐसे, तो उस बर्छी की कहां देता है? इसके सिर पर देता है। मुंडा वाला नहीं, सिर पर, माथा में दे। और जैसे ही सिर पर चोट लगी कुछ करे निकली ब्रन सिर पर। आप जानते हो अगर अपने कोई छोटा सा ऐसे देता है तो कितना क्रोध आता है। तो इसके भयंकर मारी और पुचकारियां निकली खून वाली। अब यहां से गोरी दूम दबा करके भाग गया। और पृथ्वीराज की सबसे बड़ी गलती, पृथ्वीराज ने भागती हुई गोरी की सेना पर हमला नहीं किया। अगर पृथ्वीराज चौहान यहां पर पीछा करता गोरी का और गोरी को यही मार डालता, गोरी को समाप्त कर देता, तो आगे का टंटा ही खत्म हो जाता। लेकिन गोरी ने हार नहीं मानी। 1 साल बाद में वही मैदान तराइन का फिर से आ जाता है। तो अब पढ़ेंगे तराइन का सेकंड युद्ध। तो देखो तराइन का द्वितीय युद्ध देखो अगले साल ही लड़ा जाता है, अर्थात 1192। वही मैदान कहां है? तो हरियाणा में आ गया था। फिर मध्य, किनके मध्य? तो वही दोनों आदमी है, पृथ्वीराज और गोरी। गोरी वही गांव वाली गोरी नहीं है, मोहम्मद गोरी, दोनों के बीच में। इस बार गोरी का साथ दिया जयचंद गढ़वाल ने। साथ किसने दिया? जयचंद गढ़वाल ने साथ दिया इस बार सुसरो बदला लेने के लिए, क्योंकि हमें तो अपनों ने लूटा है, गैरों में कहां दम था। हमारी किश्ती वहां डूबी है जहां पानी कम था। तो यहां तो सब कमीना ही सुसरा ही था। तो यहां जयचंद गढ़वाल, और जब अपनी ही धोखा देते हैं ना तो बहुत दुख होता है। ऐसे गद्दारी कोई करे ना पीछे से, तो गद्दारी किसने की है? जयचंद ने। आखिर कैसी भी था, सुसरा तो था ही, लेकिन दामाद को देखो, ये अपनी ही दामाद को मारकर अपनी ही बेटी का सिंदूर पहुंचना चाहता है। कौन? जयचंद गढ़वाल। और इसने गोरी का साथ दिया तो सीधी सी बात है, जीतेगा कौन? गौरी जीता, पृथ्वीराज हार गया। यहां देखो हार से पहले भी एक घटना घटती है। क्वाम उल मुल्क, क्या नाम बोला मैंने? क्वाम उल मुल्क को भेजा था। किसके दरबार में? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में भेजा गोरी ने। और पृथ्वीराज चौहान के दरबार में आकर के क्वाम उल मुल्क कहता है कि पृथ्वीराज चौहान, तू गोरी की अधीनता स्वीकार कर ले, जा तुझे माफ कर दिया जाएगा। माफ कर देंगे बोला।
पृथ्वीराज चौहान कहता है कि इसका पता तो मैदान में चलेगा। जब क़वाम उल मुल्क जाकर कहता है कि वो तो युद्ध करने के तैयार हैं, तो अब गौरी समझ चुका था कि पिछली बार तो सिर पर ही चोट लगी थी और बच गए, इस बार ये राजपूत अपनों को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए ज्यादातर बाहरी आक्रमणकारी जो हैं उन्होंने क्या किया है, धोखे से, द्रुतता से, चालाकी से काम लिया है। और इस बार गौरी का राजदूत आकर के पृथ्वीराज चौहान को कहता है कि पृथ्वीराज चौहान, गौरी तुझसे युद्ध नहीं करना चाहता। तो पृथ्वीराज ने पूछा कि गौरी नहीं करना चाहता तो कौन युद्ध करना चाहता है? बोला गौरी का भाई गजनी में बैठा है, वो युद्ध करना चाहता है। हमने वहां पर एक आदमी भेजा है, वो जब तक वापस नहीं आ जाता तब तक अपन क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। ना तो आप हम पर हमला करोगे, ना हम आप पर हमला करेंगे। पृथ्वीराज की ताजा ताजा शादी हुई थी, उसने देखा ठीक है यार, कौन लड़ाई के झंझट पड़ेगा, संधि कर लेते हैं। और ऐसा ही संधि कर ली, ऐसा ही संधि कर ली। लेकिन गौरी तो धूर्त था, उसने क्या किया, देखो युद्ध पहले जो होते थे तरीके से होते थे। इधर मानो यहां सेना आ गई है गौरी की, इधर सेना किसकी है, पृथ्वीराज की है। थोड़ी दूर होती थी, जैसे यहां से मोरिजा गौरी की सेना है, चोमू सेना जो है पृथ्वीराज की, ऐसे तरीके से युद्ध करते थे। यहां पर गौरी की सेना बैठी हुई है, पृथ्वीराज बहुत मस्ती में लीन हो गया, ध्यान ही नहीं दिया युद्ध की तरफ, क्योंकि संधि हो गई, विश्वास में आ गया। गौरी ने चालाकी से क्या किया, रात में लगभग 40,000 सेना थी गौरी के पास, 4 भागों में बांट के भेजा। और सेना को धीरे धीरे रात्रि में क्या किया, इधर से चारों तरफ से आ गए और आकर के पृथ्वीराज को घेर लिया। और सुबह का समय, कौन सा समय, सुबह का, सुबह जब 4-5 बजे भयंकर वाली नींद आती है वो समय। और यहां लगभग 200 आदमी, 200-400 आदमी रख लिए यहां पर, जो कि मसाल जला करके रखे, उन्होंने मसाल जला करके रखी, ताकि पृथ्वीराज को लगे कि गौरी की सेना शिविर में है। और बाकियों ने अंधेरे का फायदा लेते हुए पृथ्वीराज को चारों तरफ से घेर लिया। और समय सुबह का 4-5 बजे का, सबसे खतरनाक नींद आती है। जो पहरा दे रहे थे वो भी लोग सो गए, जो उठ रहे हैं वो कोई डब्बा लेके जा रहा है, कोई नहा रहा है, कोई क्या ले रहा है। और कई क्या उस जमाने में यही चीजें थी। अब बताओ उस समय हथियारों की आवश्यकता पड़ती है नहीं पड़ती ना सुबह। मतलब जो भी योद्धा थे उनके पास हथियार नहीं थे। कुछ लोग बेचारे नींद में थे, कुछ लोग नहा रहे थे, कुछ घूम रहे थे। तो इतना ऐसा समय था, खतरनाक वाला समय। तो उस समय जो है पृथ्वीराज पर क्या किया गया, हमला किया गया। अधिकांश योद्धा निहत्थे ही मारे गए। अधिकांश योद्धा कैसे मारे गए, निहत्थे मारे गए, हथियार उनके पास नहीं थे, तो निहत्थे ही यहां पर योद्धा मारे जाते हैं। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान, इसमें कई मत है, एक मत नहीं है इस मामले में, कई मत है। एक मत तो यह है कि पृथ्वीराज चौहान यहीं पर मारा गया, पृथ्वीराज चौहान यहां पर मारा गया। कुछ कहते नहीं पृथ्वीराज चौहान नहीं मारा गया, तो बोला पृथ्वीराज चौहान ने अधीनता स्वीकार कर ली। पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, अधीनता स्वीकार कर ली। और बाद में गौरी के विरुद्ध षड्यंत्र रचता हुआ पाया गया, इसलिए गौरी ने बाद में क्या कर दी, हत्या। और आगे की जो मैं कहानी बता रहा हूं वो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है उसके अकॉर्डिंग। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में लिखा गया है कि इसको बंदी बनाया गया और बंदी बना करके गजनी ले गए। कहां ले गए, गजनी। कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया गया और बंदी बनाकर कहां ले गए, गजनी। गजनी कहां है, अफगानिस्तान में, वहां ले गए। अब पृथ्वीराज चौहान को गौरी के समक्ष खड़ा किया गया। और जब पृथ्वीराज चौहान गौरी के समक्ष खड़ा था तो एकदम बॉडी बिल्डर की तरह आंखों में आंखें डाल रहा। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से कहा कि तेरी नजरें नीची कर। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि सर कट सकता है लेकिन झुकेगा नहीं। गौरी कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत नहीं कि तू मेरे से नजरें मिला सके, लेकिन पृथ्वीराज ने नजरें नीची नहीं की। इसलिए गौरी ने
नुकीले धातु से एक सुइया गर्म किया, सुइया जानते हो ना, ऐसा जाता है वो, गर्म करके पृथ्वीराज की दोनों आंखें फोड़ डाली। क्या कर दी? दोनों आंखें फोड़ दी पृथ्वीराज चौहान की, अंधा कर दिया। अब पृथ्वीराज चौहान का एक मित्र था, मित्र भी है, और एक दरबारी कवि था, दरबारी कवि था, उसका नाम था चंद्रवरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा है। कौन है? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई भेष बदल करके यहां से गजनी चला गया और गौरी के दरबार में जाता है, और गौरी के दरबार में जाकर कहता है कि गौरी जी किसको पकड़ के लाए हो? बोले पृथ्वीराज चौहान को। बोला ये पृथ्वीराज चौहान ने? बोला हाँ। ऐसे कैसे चमके? बोला पृथ्वीराज चौहान के नाम से। अरे बोला ये तो बहुत बड़ा धनुधर से, बहुत बड़ा धनुधर है, बहुत अच्छा धनुष चलाता है ये। अच्छा बोला। बोला ऐसे धनुष चलाता है कि आंखें बंद करके भी मछली की आंख तक ये बीन देगा। ये कौन कहता है? चंद्रवरदाई। किसको? गौरी को उकसा रहा है। गौरी ने कहा अरे ऐसा हो सकता है क्या? आंख बंद तो करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने कर दिया ऑलरेडी, फोड़ दी आंखें तो उसकी, बंद करने की जरूरत ही नहीं है। बोला लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आंख बंद करके निशाना साध सकता है? बोला साहब मैंने देखा हुआ है इसका। गौरी इच्छा प्रकट करता है कि मैं भी तो देखना चाहूं कि ऐसा कोई हो सकता है क्या। लेकिन पृथ्वीराज ने नीची गर्दन ही नहीं की है, झुकाई आंखें नहीं, तो मेरे को चमत्कार कैसे दिखाएगा ऐसा। तब चंद्रवरदाई दिमाग लगाता है कि अवकाम भाई नहीं दो, मैं राजी कर लूंगा। बोला मेरे उसी जेल में ले जाकर बंद कर दो जिस जेल में पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया गया। तो वैसे ही किया गया। चंद्रवरदाई को कहां ले गए? पृथ्वीराज चौहान के पास, उसी जेल में बंद कर दिया। अपन अपने मित्र की आवाज पहचानते हैं, अपन भले रूम के अंदर हो, बाहर से कोई आवाज लगाए तो अपन पता चल जाता है कि अपना कौन सा मित्र, फूफू आई जे, जीजू आई जे, बुआ कुनसी आई है, सब पता चल जाता है ना। भाई सोन पपड़ी वाली बुआ आई थे, बर्फी वाली आई है। तो अरे लोग तो दिल की धड़कन से पहचान लेते हैं, ये तो आवाज है। तो यहां क्या है कि पृथ्वीराज चौहान पहचान गया कि ये तो अपना मित्र चंद्रवरदाई है, अपना मित्र चंद्रवरदाई है। बोला पहचान जाता है साहब। दोनों वार्तालाप करते हैं कि कैसे गौरी को मारना है। पृथ्वीराज चौहान शबद वेदी बाण चलाने में माहिर था। पृथ्वीराज चौहान क्या करता था? पृथ्वीराज चौहान शबद वेदी बाण चला सकता था। शबद वेदी का मतलब समझ में आ रहा है? जिधर से शबद आए ना उधर बाण चला सकता था, और निशाना एकदम सटीक। यहां पर चंद्रवरदाई ने शब्द बोले 4 बांस 24 गज, अंगुलस्त परमाण, ताउत पर सुल्तान मत चूके चौहान। ये डायलॉग ऐसा हमारा कि 4 बांस 24 गज, अंगुलस्त परमाण, ताउत पर सुल्तान मत चूके चौहान। बोला अब मत चूक। भाई साहब ये आदमी चंद्रवरदाई इतना तेज था, ऐसे देख के बता दे कि ये 20 फीट लंबा है और 15 फीट चौड़ा है, तो इतना ही निकलेगा जितना वो बोल रहा है। इतनी इंच पर, इतनी दूरी पर बैठा हुआ बता दिया। मतलब अब पृथ्वीराज चौहान को पता चल चुका था कि गजनी कितनी दूरी पर, कितनी ऊंचाई पर बैठा है, लेकिन यह पता नहीं चला कि साला बैठा किधर है। यह पता चल गया कि मैं जहां खड़ा हूं उससे इतनी दूरी पर, इतनी ऊंचाई पर बैठा हुआ है, लेकिन बैठा हुआ किधर है। आपको यह कह दिया जाए कि आंखें बंद कर दी जाए, पट्टी बांध दी जाए, एक इतना मोटा पत्थर दे दिया जाए कि गुरुजी 1.5 फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं और आपसे इतनी दूरी पर है। अब ये तो पता चल गया इतनी दूरी पर है, इतनी ऊंचाई पर है, लेकिन ये पता कब चलेगा कि कहां है। इस कोने में हो सकता हूं, मैं यहां भी खड़ा रह सकता हूं, इधर भी जा सकता हूं, तो पता चलना जरूरी है। तो यहां भी देखो पृथ्वीराज चौहान ने धनुष उठाया और धनुष उठा करके यूं में चला ही नहीं। गजनी भी, वो गजनी क्या, गौरी भी बड़ा होशियार आदमी। गौरी ये जानता था कि जो आदमी मछली की आंख को बीन सकता है, अपन को भी तो बीन सकता है सारा। वही चीज समझ चुका था, इसलिए सिंहासन पर तवा लेके बैठा था। तवा जानते हो? तू ले बैठे हो लोगो,
अगर जो उसने बाण चलाया तो मैं तवा आड़ा कर लूंगा और बच जाऊंगा। लेकिन गौरी ये नहीं जानता था कि पृथ्वीराज चौहान की जो बाण है उसका वेग मेरा तवा नहीं रोक सकता। अब वो अपनी सेफ्टी कवच लेके बैठा हुआ है और इधर अपने पृथ्वीराज चौहान घुमा रहे धनुष को, घुमा रहे, चला नहीं रहे। गौरी को गुस्सा आता है और आदेश देता है कि बाण चलाओ। हाय रे, अब पता चल गया भाई मैं तुझे तो चुपचाप रहूं और मैं अचानक बोलेगा फेंक थप्पड़, तो आप तुरंत फेंकोगे नहीं फेंकोगे, फोड़ दोगे नहीं फोड़ दोगे, फोड़ दोगे ना बस। तो यूं किया हुआ था और यूं करके तुम बाण चलाया और जैसे ही बाण चलाया वो सीधा तवे को बेलता हुआ गौरी के सीधे कंठ में जाकर के लगता है और गौरी सिंहासन के नीचे और नीचे से सीधा टिकट कट गया अगला जी। अब सोचो क्या गौरी की सेना पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवर्धय को छोड़ देगी? क्योंकि तो चंद्रवर्धय ने बोला था तो उसको छोड़ेगी नहीं। इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने अपने मित्र चंद्रवर्धय को कहा था कि तूने जो जोड़े में जो कटार छुपा रखी है उससे तू मेरा वध कर देना। मैं जैसे ही गौरी का वध करूं उस समय तू मेरा वध कर देना। मैं गौरी का वध करूंगा, तू मेरा वध करेगा। चंद्रवर्धय बोले अच्छा फिर मैंने तो सारा कपला कपला काटेंगे, मेरे तो टुकड़े टुकड़े करेंगे, मेरा क्या होगा? उसने कहा कि तुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तू जैसे ही कटार मेरे पेट में गोपेगा उसी समय मैं तेरा भी काम कर दूंगा। तो जैसे ही पृथ्वीराज चौहान के चंद्रवर्धय कटार गोपता है, गोपते समय चंद्रवर्धय को पकड़ता है कौन? पृथ्वीराज। वो पकड़ के यूं देता है झटका और झटके से उसकी क्या तोड़ देता है? गर्दन। इसलिए दोनों दोस्तों ने अपनी जीवन लीला एक दूसरे से समाप्त कर ली क्योंकि वो जानते थे अगर बच गए तो इतना तड़पा तड़पा के मारेंगे कि कल्पना भी नहीं की है। मतलब ये दोनों शत्रुओं के हाथों मरना नहीं चाहते थे, ऐसा हुआ था। तो चंद्रवर्धय का शब्द कौन सा है? चंद्रवर्धय का शब्द 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट परमाण। ता का मतलब होता है तख्त, ता का मतलब क्या है? तख्त। ऊपर है सुल्तान, सुल्तान मत चूके चूके चौहान। तो ये डायलॉग फोड़ा किसने? चंद्रवर्धय ने डायलॉग फोड़ा था। इतना बड़ा याद नहीं रहे, आप स्टार्टिंग की बात याद रख लो 4 बांस 24 गज, इतना से याद रख लो, बाकी लिखा हुआ मिलेगा और देख के तो आप पहचान लोगे आसानी से। अच्छा एक बार आप वो युद्ध वाला सीन देखना चाहो, युद्ध वाला क्या जो मर्डर वाला जो सीन था वो देखना चाहो तो वो भी आपको दिख जाएगा। अच्छा चौहान वाली खुल गई, दूसरी खुल गई। चौहान की भी 2 थी है ना, फर्स्ट वाली थी। नहीं है शायद, इसमें डाला ही नहीं क्या? नहीं डाला, चलो कोई नहीं। तुम्हें सीन तो वैसे दिखा दिया ना मैंने, यहां से दिख गया होगा। तो देखो अब इतनी बात नहीं, अभी आगे और है। यहां पर इसकी समाधि बनी हुई है गजनी में। पृथ्वीराज की समाधि कहां है तो क्या कहोगे? गजनी में। गजनी भी बताया था कहां है? अफगानिस्तान। गजनी अफगानिस्तान में क्या है? समाधि। अब देखो यहां क्या है, अपने यहां समाधि पर क्या होता था, अपने क्या मतलब अफगानिस्तान में क्या होता था कि पृथ्वीराज की समाधि पर गौरी की जूतियां रखी हुई है, बड़ी बड़ी जूतियां, गौरी के पांव बड़े थे, बड़ी जूतियां हैं। कोई भी उस समाधि पर जाता है तो ऐसा नियम बना रखा उन्होंने कि जूती उठाएंगे और पृथ्वीराज की समाधि पर 2 जूतियां मारने का।
अपने भारत के एक व्यक्ति हैं शेर सिंह राणा। क्या नाम है? शेर सिंह राणा। इसी का वास्तविक नाम है पंकज। पंकज, ये वही पंकज है जिसने फूलन देवी का मर्डर किया था। फूलन देवी जानते हो? चंबल के बिहड़ की एक डकैत थी, उसका मर्डर इसी ने किया था। वास्तव में फूलन देवी कोई गुंडी नहीं थी, उसको तो वक्त में बनाया था। बाल्यावस्था में विवाह हो गया फूलन देवी का, और 10, 11, 12 साल की थी तब ससुराल जाने लगी और पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के पश्चात गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने फूलन देवी के साथ गलत व्यवहार किया, रेप किया उसका। गांव के किसी आदमी ने उसकी रक्षा नहीं की। फूलन देवी अत्याचार का शिकार हुई और यहां से छोड़ करके, अपना गांव छोड़ करके, बेमुई गांव था, वो गांव छोड़ करके चली गई चंबल के बिहार क्षेत्र में। और वहां जाकर के उसने क्या उठाए? हथियार उठाए। फूलन देवी जैसे ही कुछ लोग थे जो समाज के शिकार थे, उनका एक समूह बन गया और वो एक डकैत बन गई। फिर क्या करती है कि वैलेंटाइन डे के दिन बेमुई गांव में आती है और जिन लोगों ने अत्याचार किया था और दौड़े दोपहर में कहीं मारे मांगे, गोली मारे, हत्या कर देती है उनकी। जो गांव के 22 ठाकुर थे उनको मार डालती है। पूरे भारत में चर्चित हो गई। बाद में भारत सरकार ने घोषणा की कि यदि कोई भी आतंकवादी, कोई भी गुंडा अगर गुंडागर्दी छोड़ करके मुख्य धारा में रोकना चाहता है तो लोग चाहिए, स्वागत है उसका। उसको रहने के लिए मकान देंगे, खेती करने के लिए खेत देंगे, व्यवसाय करने के लिए पैसा देंगे, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं छोड़ दो। बहुत से गुंडों ने छोड़ दिया। फूलन देवी ने कहा कि भारत सरकार तुझ पर विश्वास नहीं है। फूलन देवी से पूछा किस पर विश्वास है? बोला यूपी के सीएम मुलायम सिंह यादव थे उस समय, उन पर बोला विश्वास है। तो उनके सामने उन्होंने क्या किया? आत्मसमर्पण किया। बाद में मुलायम सिंह यादव की जो पार्टी थी सपा, समाजवादी पार्टी, उससे वो राज्यसभा सदस्य बनी। 2001 में दिल्ली आवास पर इस शेर सिंह राणा ने गोली मार करके उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। और ये भाग गया, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया और तिहाड़ जेल में बंद कर दिया। सबसे सुरक्षित जेल तिहाड़ जेल। लेकिन वही तिहाड़ जेल से फिल्मी अंदाज में ये यहां से भाग गया। यहां पर क्या होते हैं कि न्यायालय में पेशी के लिए ले जाया जाता है तो पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले नकली पुलिस वाले आ जाते हैं फिल्म की तरह और आकर के यहां से ले जाते हैं। जैसे ही नकली जाते हैं तुरंत असली आ जाते हैं और आगे कहते हैं कि शेर सिंह राणा को पेशी के लिए भेजो। बोला अभी तो भेज दिया। बोला किसके साथ? बोला अभी आए थे ना, हमने कचौरी समोसा और खिलाया उनको, फिर भेजा है। बोला कोर्ट का लेटर तो हमारे पास है, किसको दे दिया? शेर सिंह राणा को। फिर क्या था? भाग गया। विभिन्न देशों से होता हुआ अफगानिस्तान पहुंच गया शेर सिंह राणा और वहां मजदूरी करने लगा। मजदूरी का कार्य किया उसने और मजदूरी करते करते कहां पहुंच गया? गजनी वाले स्थान पर पहुंच गया। उसी समाधि पर पहुंच गया जहां पृथ्वीराज चौहान की समाधि थी। उस समाधि पर वहां पर देखा कि कोई भी आ रहा है, जूतियां मार रहा है, पता लगे क्या है। बोले हिंदुस्तान का एक हिंदू शासक हुआ है। तो उसको बोला हमने इधर इधर गार्ड रखा है और ऐसे जूतियां मारते हैं, सालों को अपमानित करते हैं। शेर सिंह को लगा रहा साला इधर अपना अपमान हो रहा है। शेर सिंह रात में आता, वीडियो बनाया था उसने, आप देखना नेट पर मिल जाएगा, चेक करना वीडियो। तो वहां से वो अस्थियां निकाल करके लाता है और दावा करता है कि मैं पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां वहां से निकाल के लाया हूं। तो इस समाधि कहां है? पृथ्वीराज चौहान की गजनी में। और कौन वहां से अस्थियां लेके आया? शेर सिंह राणा लेके आया। आजकल जेल से बाहर है, राजनीति में आ गया ये शेर सिंह राणा। दोबारा पकड़ लिया था इसको, आजकल जेल से बाहर है, ये चुनाव लड़ता है। तो चलो अब देखो अलग अलग मतों के अनुसार
युद्ध जो हुए हैं उनकी जानकारी देखिए। चिंतामणि ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में 23 युद्ध हुए थे। चिंता की बात है ना, बढ़िया व ज्यादा का उल्लेख नहीं मिलता, ये सारे याद ही नहीं होते। चिंतामणि ग्रंथ के अनुसार कितने युद्ध हुए हैं? 23। जबकि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार 21, और 21 ही कहां बताए गए हैं? सुरजन चरित्र के अनुसार भी कितने युद्ध हुए हैं? 21। सुरजन चरित्र में भी 21 बताए गए हैं। हमीर महाकाव्य में 7 युद्ध बताए गए हैं। एक है पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार 8, और सर्व मान्य मत के अनुसार 2। ये 2 वाला तो आ चुका है फर्स्ट ग्रेड में, 2 वाला आ चुका है फर्स्ट ग्रेड में। तो अलग अलग युद्ध हुए हैं। तो चिंतामणि के अनुसार कितने हुए हैं? पृथ्वीराज रासो के अनुसार, और सुरजन चरित्र के अनुसार, अमीर महाकाव्य के अनुसार, पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार, सर्वमान्य मत के अनुसार, तो कितने युद्ध हैं? 2। तो ये अलग अलग मतों के अनुसार युद्ध बताए गए हैं। अब देखो आगे की चर्चा करेंगे इसमें। एक होता है कि तराइन का जो युद्ध था उसमें पृथ्वीराज का सेनापति कौन था और गौरी का सेनापति कौन था? देखो पृथ्वीराज का सेनापति दोनों तराइन के युद्धों में, पृथ्वीराज का सेनापति, तो पृथ्वीराज का जो सेनापति था वो था खांडेराव। देखो हो सकता है खांडेराव आपने कभी सुना ही नहीं हो, समझी खांड तो सुना है ना, बस राव ही तो लगा ना उसको। खांड किसको डाली आपने? राव को, इसलिए क्या कहलाया? खांडेराव कहलाया। गौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, एक पृथ्वीराज का घोड़ा है नाट्यरंबा। वास्तव में ऐसा कहते हैं कि पृथ्वीराज युद्ध में क्यों हारा बोला, उसके पीछे कारण था, बोला ये घोड़ा, इस घोड़े की वजह से हारा। वास्तव में ये पृथ्वीराज का घोड़ा नहीं है, मानते हैं केवल। किसी ने तराइन के युद्ध, जो सेकंड युद्ध हुआ था, उसमें पृथ्वीराज का घोड़ा बदल दिया। सेम उसी कद काठी का सूरत का घोड़ा दूसरा बांध दिया जहां पृथ्वीराज का बंधा हुआ था। वो घोड़ा ऐसा था जो नाटक दिखाया करता था, नाटक दिखाने का काम करते हैं ना, नाचने का, डांस का। ऐसे पृथ्वीराज चौहान जैसे ही घोड़े पर बैठ करके युद्ध में आगे बढ़ा, वो लगाम खींचते ही 2 पांव पर खड़ा होकर डांस करे, मुन्नी जवान हुई शीला बदनाम हुई। अभी युद्ध में मुन्नी जवान होगी, शीला बदनाम होगी, तो जाहिर सी बात है पृथ्वीराज युद्ध में आगे नहीं बढ़ सका और पृथ्वीराज या बंदी बना लिया गया, ऐसा भी मानते हैं। ठीक है, चलो अब उसी के मित्र की बात करेंगे, चंद्रवरदाई की। यहां दरबारी कवि की बात करेंगे। यहां दरबारी कवि, तो कई दरबारी कवि पढ़ाऊंगा मैं आपको यहां पे। एक तो है यहां चंद्रवरदाई, इसी के बारे में ज्यादा डिटेल मिलती है। तो देखो चंद्रवरदाई का जन्म, तो जन्म कब हुआ? 1148 में। कहां हुआ? तो लाहौर में, जो आजकल पाकिस्तान में लाहौर, यहां इनका जन्म हुआ। ये पृथ्वीराज का मित्र और दरबारी दोनों थे, प्रसंग आया हुआ है। ये पृथ्वीराज का मित्र व दरबारी कवि था। इसकी बेटी के बारे में ईओ की एग्जाम होती है ना, उसमें पूछा गया इसकी बेटी कौन है, तो राजमती इसकी क्या है? बेटी है। राजबाई, मती में लगाओ, राजबाई लगाओ।
हाँ, नहीं तो लड़ाई जाएगी। राजमती तो बेसल देवी की है, तो कौन है? राजबाई जो है इसकी बेटी है। फिर इसने राजपूतों की, राजपूत जो है उनके वंशों की सूची बनाई है, वंशों की सूची। और कितने वंशों की सूची बनाई है? सूची बनाई है 36 वंशों की सूची बनाई है। इस चंद्रवरदाई ने ग्रंथ जो लिखा था वो कौन सा लिखा है? तो पृथ्वीराज रासो लिखा है। क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो। इसमें प्रचलित कितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया है? तो ध्यान रखना 6। अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं का ज्ञान था, तो भी ये कहना 6। क्या ध्यान रखोगे? पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं का ज्ञान था, तो भी 6। और चंद्रवरदाई ने इस पुस्तक में कितने भाषाओं का यूज किया है? 6 भाषाएं। ये हिंदी का प्रथम महाकवि भी कहलाता है। कौन? चंद्रवरदाई। ये हिंदी का प्रथम महाकवि भी कहलाता है। इसमें छंद कितने हैं? तो 10,000 छंद है इस पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को पूरा किसने किया? पूरा किया था उसके पुत्र ने, जलहन। जलहन चंद्रवरदाई का पुत्र था। चंद्रवरदाई पूरा थोड़ी कर पाया था ग्रंथ, क्योंकि चंद्रवरदाई को तो आपको पता है वहां पढ़ने भी घटना बताई थी कैसे क्या हुआ था। तो वहां मर गया तो मरने से पहले थोड़ी लिखा हमने ये काम किया है, ऐसे थोड़ी लिखेगा वो। अब थोड़ी देर में मरने वाले हैं, ये लो हमने लिख दिया इसमें, ऐसा कुछ होने वाला है। तो इसके बेटे ने लिखा था कि मेरे पापा ने ऐसे ऐसे कांड किए, ऐसे ऐसे दुश्मन से बदला लिया, तो पूरा लिखा है इसमें। एक प्रश्न बनता है, क्या तराइन के युद्ध के बारे में यहां से जानकारी मिलती है? तो उत्तर है हाँ। तराइन के दोनों युद्धों की जानकारी, दोनों युद्धों की जानकारी मिलती है। एक इसकी प्रति कहां रखी हुई है? प्राचीन प्रति कहां है इसकी? तो बीकानेर के राजकीय संग्रहालय में। बीकानेर में कोई राजकीय संग्रहालय है, वहां पर पृथ्वीराज रासो की एक प्रति है। तो यह पढ़ने किसकी बात की है? चंद्रवरदाई की। एक दूसरा दरबारी है जयानक, जयानक भट्ट भी बोलते हैं इसको। ये कौन था? तो ये भी इसका एक दरबारी कवि है, जिसने क्या लिखा था? पृथ्वीराज विजय लिखा है। क्या लिखा है? कहां बैठ के लिखा? तो ये पुष्कर में लिखा। कहां बैठ के? ये कोई कश्मीर का था होने को, तो ये जैनक, तो इसने पुष्कर में बैठ करके क्या लिखा है? पृथ्वीराज विजय। इसमें तराइन की जानकारी मिलती है क्या? तो तराइन की जानकारी नहीं मिलती। तो इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? किसके बारे में? तो सोमेश्वर चौहान, इसका मतलब पृथ्वीराज चौहान के पिता। भाई इसमें जानकारी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि अंतिम प्रश्न 1190 में लिखा गया था। भाई इसमें तराइन की मैं कह रहा हूं तराइन की जानकारी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? 1190 में लिखा गया अंतिम प्रश्न। तो ये युद्ध तो 91 और 92 में हुआ था, इसलिए तराइन के युद्धों की जानकारी नहीं मिलती। एक विद्वान है वागीश्वर, वागेश्वर जो है वो भी है। एक विश्व रूप भी है, एक जनार्दन भी है, जनार्दन, और एक विद्यापति गौड़ भी है, विद्यापति गौड़। तो सर 6 लिख दिया आपने, 6 के 6 याद रखना जरूरी है क्या? नहीं, बहुत जरूरी है। पूछ लिया से पूछता है कौन सा नहीं है, और देता भी इनमें है। ये जो 4 लास्ट में लिखे हैं ना, इनमें से देता है। भाई 2 को तो अपन बहुत अच्छी तरह जानते हैं, एक तो चंद्रवरदाई को और एक जैनक को। अब इनको क्या है कि इग्नोर कर देते हैं, तो अगला ये तो देखता है इग्नोर के, अच्छा इसको नहीं पढ़ा तूने, तो इसलिए पूछा हुआ प्रश्न है, ऐसे नहीं है, पूछे हुए प्रश्न नहीं। तो वागेश्वर, विश्वरूप, जनार्दन, विद्यापति गौड़, चंद्रवरदाई और जैनक। तो ये इसके क्या है? दरबारी कवि है। चलो, ये दरबारी कवियों की बात की है। एक है पृथ्वीराज चौहान का पहला शिलालेख। पृथ्वीराज
चौहान का पहला शिलालेख बेदला, कौन सा है? बेदला। और एक है कि पृथ्वीराज चौहान का अंतिम शिलालेख आवलदा। देखो, पहला बेदला और अंतिम आवलदा, अंतिम आवलदा, अंतिम आवलदा, अंतिम आवलदा, एफ और अंतिम, एफ और आवलदा, और पहला बेदला, पहला बेदला, क्योंकि इसका पहला काम ही बदला था। भाई राजा बनते थे, गुड़गांव का युद्ध देखा था आपने, बदला लिया कि नहीं अपने भाई नागार्जुन से? जो कंचम बोतरा हुआ था उसको, है ना, तो बदला ले लिया उसको। तो अंतिम है आवलदा और पहला है बेदला शिलालेख। एक है मेदिनीपुर लेख। मेदिनीपुर लेख, इस मेदिनीपुर लेख से जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज चौहान ने अधिकार कहां पर किया? जेजाक बुक्ति पर, जेजाक बुक्ति। एक प्रश्न किसी एग्जाम में ऐसा पूछा हुआ है कि किनका युद्ध, किसका युद्ध तोमरों से नहीं हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान का। अरे कैसे होगा, तोमर तो मामा थे, वो मामा से कैसे करेंगे? जुआरी नहीं लानी क्या? युद्ध थोड़ी करेंगे मामा से। तो तोमरों से कभी युद्ध नहीं हुआ, तोमरों से कभी युद्ध नहीं, कभी युद्ध नहीं किया, क्योंकि वो तो दोहता बन के चला गया था, वहां पर बेटा बन के गया था, दोहता था लेकिन, तो इसलिए तोमरों से कभी इसने युद्ध नहीं किया। ठीक है। अच्छा, एक तरह की छोटी सी घटना और बताऊंगा एक इसकी पत्नी के बारे में। एक लुगाई थी इसकी इंचनी, इंचनी एक पत्नी है इसकी। तो इस इंचनी के चक्कर में युद्ध भी किया था भीम सिंह के साथ में। भीम सिंह विवाह करना चाहता था वैसे इंचनी से, लेकिन प्यार किसी और का चाहता, तुझे कोई और है, ले तुझको कोई और गया, ऐसा हुआ। तो ये प्यार तो इंचनी से करता था, लेकिन इंचनी का विवाह किससे हो गया? पृथ्वीराज से। तो दोनों के बदले भीम सिंह और पृथ्वीराज के बीच विवाद का कारण था इंचनी। लेकिन इंचनी जो है हाँ, नागौर में इसीलिए तो पराजित किया था। तो देखो, इंचनी जो है, पता चला कि युद्ध स्टार्ट हो गया है, तो मर्दाना वेश धारण किया इसने, मर्दों की तरह कपड़े पहने इंचनी ने, और युद्ध में अपना पति का साथ देने के लिए चली गई। लेकिन मर्दों के सामने कितना टिक पाती है, और युद्ध में मारी गई। अब मर्द इतने कमीने होते हैं, इसलिए इसका अंतिम संस्कार युद्ध भूमि में किया गया, क्योंकि कुछ असामाजिक भी होते हैं युद्ध भूमि में भी, तो मरने के बाद में भी क्या करते थे? रेप जैसी घटनाएं करते थे। इसलिए इसकी इज्जत बचाने के लिए युद्ध भूमि में ही इंचनी का अंतिम संस्कार किया गया, युद्ध भूमि में। तो पूछ ले कि पृथ्वीराज चौहान की किस पत्नी का युद्ध भूमि में अंतिम संस्कार हुआ है? तो इंचनी। तो सर वो सहयोगिता नहीं गई क्या? प्यार तो वो था, लेकिन ऐसा प्यार थोड़े दिन टिकता है, महीने 6 महीने में जो लव लपटा वाला काम होता है ना, पूरा हो जाता है। तो इतना ही चला था वो, इंचनी का चला प्यार तो। चलो, तो इंचनी की भी बात की अपन ने। एक मुस्लिम संत की बात करेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। एक संत आया पृथ्वीराज के समय, तो उसका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रश्न बनता है कहां से आया? कहां से आया? तो संजरी से। संजरी कहां है? तो ईरान से आया। किसके साथ आया? गौरी के साथ आया। गौरी ने उपाधि जो दी वो दी सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी डाली। कौन सी उपाधि दी है? सुल्तान उल हिंद की। अरे हिंदुस्तान का सुल्तान है बोला, ये उपाधि देता है। अच्छा, कहां आया? तो ध्यान रखना, आपसे पूछेगी ये कहां आया, तो अजमेर में आया था। ये पूछेगी किसके शासन काल में आया, तो क्या पढ़ रहे हैं अपन? पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान के शासन काल में आया। चलो जी, ये बात हो गई। एक अगर पूछेगी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक है गौरी। अगर पूछे मुगल साम्राज्य का संस्थापक, तब क्या कहोगे? बाबर। अगर आपसे प्रश्न पूछे
कि मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक, मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो कह देना गौरी। और पूछे मुगल साम्राज्य का संस्थापक, तो क्या कहोगे? बाबर। तो कहोगे बाबर कहो। ये बात है। चलो ये भी बात होगी, कितनी सारी बात होगी, लंबा चल गया ना। पृथ्वीराज चौहान ने, काफी डिटेल है। पृथ्वीराज चौहान ने कला साहित्य विभाग की स्थापना भी करवाई। पृथ्वीराज ने कला साहित्य विभाग की स्थापना करवाई और इसका अध्यक्ष बनाया पद्मनाभ को। पद्मनाभ जो है वो क्या बना? अध्यक्ष है। तो अध्यक्ष कौन बना है? पद्मनाभ को अध्यक्ष बना। कहां की है? तो अजमेर में की है भाई। कहां की? अजमेर में, क्योंकि मुख्य शासन तो इसका कहां से था? अजमेर से था। तो यहां पर कला साहित्य विभाग की स्थापना की थी इसने। चलो पृथ्वीराज का स्मारक की बात कर ले। पृथ्वीराज का स्मारक कहां है? तो स्मारक है अजमेर में। स्मारक कहां है? अजमेर में। तारागढ़ है ना, उसके पास। अब एक है कि जब गौरी ने अधिकार कर लिया तो अजमेर का शासक किसको नियुक्त कर दिया? तो गौरी जो है शासक बना के गया पृथ्वीराज चौहान के ही पुत्र गोविंदराज को। बताओ क्या लफड़ा है? पहले वाले देखो, बाप को तो पकड़ के ले गए गजनी और बेटे को क्या बना गए? राजा। तो गौरी ने राजा बनाया, गौरी ने राजा बनाया। तो आप क्या कहोगे? पृथ्वीराज के पुत्र, पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को, गोविंदराज। और गोविंदराज 1192 से 1194 तक क्या रहा? शासक। 1192 से लेकर 1194 तक क्या रहा? शासक रहा। अब गोविंदराज का एक चाचा था, पृथ्वीराज का भाई था, हरिराज। मतलब अपने कह सकते हैं कि हरिराज गोविंदराज का काका था। गोविंदराज ने कहा साला मैं तेरा काका हूं, पहले हक मेरा है, तू कैसे राजा बन गया? तो गोविंदराज को किसने हटाया? हरिराज ने। अब आ गया कुतुबुद्दीन ऐबक। अरे बोला तू कौन होता है, तेरे को तो हमने बनाया नहीं था। तो उसके मारता है लात और यहां से भगा देता है किसको? हरिराज को भी। तो आप ये कह सकते हो कि गोविंदराज को किसने हटाया? तो आप क्या कहोगे? हरिराज ने, जो इसके चाचा लगता था। इस हरिराज को किसने हटाया? तो क्या कहोगे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसने हटाया। अब गोविंदराज को यहां हटाया ना, तो गोविंदराज यहां से जाएगा फिर रणथंभौर। जो अपन कल चैप्टर पढ़ेंगे ना रणथंभौर का इतिहास, उसमें चर्चा करेंगे गोविंदराज की स्टार्टिंग में थोड़ी सी। चलो तो काफी लंबी रामायण हो गई ना, लंबा चैप्टर होता है पृथ्वीराज चौहान। चलो याद करते हैं, कोई नहीं याद कर लेंगे, इतनी सी तो बात है। तो शासनकाल कब से कब तक है? जन्म कहां हुआ? कब हुआ? पिता कौन? माता कौन? राज्याभिषेक कितनी अवस्था में? पहली वो सरक्षिका कौन बनी है? पहली हिंदू शासिका कौन है? मुस्लिम शासिका कौन है? कब से कब तक? उपाधियां हैं। 10 कुंडल का अर्थ क्या होता है? राज पिथौरा का दुर्ग कौन सा बनाया पृथ्वीराज ने? कपूर देवी कौन थी? अच्छा, दिल्ली का अंतिम हिंदू राजा कौन है? शादी किससे? कैसा विवाह? कहां की थी? किसकी पुत्री? शादी वाली बात को स्वीकार करने वाले विद्वान और संदेह प्रकट करने वाले। गुड़गांव का युद्ध कहां हुआ? कब हुआ? इनके मध्य हुआ? बंडा नकु का दमन कब किया? कहां पर किया? मथुरा है ना,
मथुरा और महोबा का युद्ध कब हुआ? किनके मध्य हुआ? किस वंश का था ये? विजय कौन होता है? पृथ्वीराज का होता है, विजय होता है। नागौर का युद्ध कब हुआ? किनके मध्य हुआ? वंश है, विजय है। तरह इनका प्रथम युद्ध कहाँ हुआ? किनके मध्य? अच्छा, पर इसको अपन क्या कह सकते हैं? मतलब गोरी सियाबुद्दीन गोरी भी कहलाता है। कहाँ का शासक है? गजनी कहाँ है? किसको लेकर लड़े? विजय कौन हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? कहाँ हुआ? किसके बीच हुआ? अच्छा, साथ किसने दिया? विजय कौन हुआ? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार बंदी बना के कहां ले जा गए? दरबारी कवि कौन था? पृथ्वीराज कैसी बाण चला सकता था? शब्द क्या बोले थे? कोई नहीं, चंद्रवरदाई ने बोले थे शब्द। हाँ, तो चंद्रवरदाई ने बोला 4 बांस 24 गज अंगलस तरमान तव पर सुल्तान मत चूके चौहान। चलो, तो समाधि कहाँ है? वहां से अस्थियां कौन निकाल के लाया? चिंतामणि के अनुसार कितने युद्ध हुए? पृथ्वीराज रासो, दुर्जन चरित्र, अमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज दरबंग, पूर्वमान्य मठ, पृथ्वीराज का सेनापति, गोरी का सेनापति, गोरा, दरबारी कवि है, जैनम कहाँ हुआ? और ये दरबारी कवि और क्या था? बेटी कौन है? राजपूतों की कितने वंश की सूची बताई? ग्रंथ कौन सा लिखा? कितनी भाषाओं का युद्ध किया? ये हिंदी का प्रथम कितने छंद पूरा किया? तरह इनके दोनों युद्धों का प्राचीन प्रतीक कहाँ है? एक दरबारी कवि क्या लिखा? कहाँ लिखा? तरह इनके युद्धों के बारे में जानकारी किसके बारे में? अन्य विद्वान। तो पृथ्वीराज चौहान का पहला शिलालेख अंतिम, तो मेदिनीपुर लेख के अनुसार कहां अधिकार किया? किनसे युद्ध नहीं हुआ? एक पृथ्वीराज की पत्नी जो युद्ध में गई थी, और किसके साथ विवाह था इसके चक्कर में? भीम सिंह के साथ। तो एक संत है, मुस्लिम संत है, कहां से आया? किसके साथ आया? उपाधि कहां आया? शासनकाल था मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक, मुगल साम्राज्य का। तो पृथ्वीराज ने किस बात की स्थापना करवाई? अध्यक्ष कहां? स्मारक। और गौरी ने राजा किसको बनाया? पृथ्वीराज और वो पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को। कब से कब तक? किसने हटाया? इसको किसने हटाया? चलो, खूब लंबा हो गया, खूब।